13 अप्रैल 1919। अमृतसर का जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह जहां इंसानियत को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हजारों लोग बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में यह जगह मौत के मैदान में बदल जाएगी। ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने आदेश दिया, फायर। फिर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ चीखें, भगदड़। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बाग के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। कुछ लोगों को सीने में गोली लगी, कुछ सिर पर गिर पड़े, और कई लोग डर और अफरा तफरी में कुचल गए। कई लोग बचने की आखिरी उम्मीद में पास के कुएं में कूद गए, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ मौत मिली। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं, और जब सब खत्म हुआ तो जमीन खून से लाल हो चुकी थी। हजारों लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा घायल हुए, लेकिन किसी को इलाज तक नहीं दिया गया। रात भर लाशें वहीं पड़ी रहीं। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह भारत के दिल पर लगा ऐसा घाव था जिसने पूरे देश में क्रांति की आग जला दी। एक युवा क्रांतिकारी ने उस खून से सनी मिट्टी को उठाया और कसम खाई बदला लेने की, और 21 साल बाद उसने अपना वादा पूरा किया। यह कहानी है निर्दोष लोगों के खून से लिखी गई, एक ऐसी त्रासदी की जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। It was the day of Baisakhi and a considerable non-violent crowd had gathered in the Jallianwala Bagh. डायर ने बिना किसी चेतावनी के चिल्लाकर आदेश दिया, फायर। Colonel Reginald Dyer opened fire at innocent Indians in Jallianwala Bagh, Amritsar. It is a story of the brutal, cold-blooded murder of 500 to 600 people at the hands of the imperialist British Raj. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए एक ऐसा कानून लागू किया जिसने भारतीयों की स्वतंत्रता और अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया। इस कानून का नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ऊपर से देखने में यह कानून सिर्फ युद्धकालीन सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन असल में इसका मकसद था भारत में किसी भी तरह के विरोध, आंदोलन या आवाज को कुचल देना। इस एक्ट ने पुलिस और प्रशासन को असाधारण शक्तियां दे दी। अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी, उसे बिना किसी सबूत के जेल में डाल सकती थी और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के उसे लंबे समय तक बंद रख सकती थी। किसी को अदालत में पेश करना या उसे अपनी सफाई देने का मौका देना भी जरूरी नहीं था। यह कानून इंसाफ के बुनियादी सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के लिए सत्ता बनाए रखना इंसाफ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। इतना ही नहीं, इस एक्ट के तहत प्रेस की आजादी पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया। अखबारों को सेंसर किया जाने लगा, लेखों को रोका जाने लगा और किसी भी ऐसी बात को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं थी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाती हो। सार्वजनिक सभाओं और भाषणों पर भी रोक लगा दी गई। अगर कोई व्यक्ति लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता या किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। इस तरह डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि एक ऐसा हथियार था जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की आवाज को पूरी तरह दबा दिया। युद्ध के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। लाखों भारतीय सैनिकों ने यूरोप और अन्य मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, यह सोचकर कि युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें आजादी या कम से कम अधिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन जब 1918 में युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीयों की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। लोगों को लगा कि अब यह कठोर कानून खत्म कर दिया जाएगा और उन्हें उनके अधिकार वापस मिलेंगे। पूरे देश में इस एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए, नेताओं ने आवाज उठाई और आम जनता ने भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की इन भावनाओं और मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने न केवल इस कानून को हटाने से इनकार किया, बल्कि इसे और भी मजबूत बनाने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया, जिसे सिडनी रोलेट समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति का काम था ये जांच करना कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां कितनी बढ़ रही हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
लेकिन इस समिति की रिपोर्ट पहले से ही तय थी। इसका उद्देश्य सच्चाई जानना नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कदमों को सही ठहराना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि भारत में सख्त कानूनों को जारी रखा जाए और सरकार को और अधिक शक्तियां दी जाएं, ताकि किसी भी विरोध को तुरंत दबाया जा सके। इस रिपोर्ट के आधार पर एक नया कानून तैयार किया गया, जिसे इतिहास में रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। फरवरी 1919 में इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया। ये वही समय था जब भारतीय नेता और आम जनता पहले से ही ब्रिटिश नीतियों से नाराज थे। जब इस बिल की जानकारी लोगों तक पहुंची तो पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। भारतीय नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह कानून पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और यह भारतीयों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन विरोधों को अनसुना कर दिया। काउंसिल में मौजूद भारतीय सदस्यों ने भी इस बिल का कड़ा विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। अंततः 18 मार्च 1919 को इस कानून को जबरदस्ती लागू कर दिया गया। रोलेट एक्ट ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से भी ज्यादा कठोर प्रावधान लागू किए। अब सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित समय के लिए जेल में बंद कर सकती है। किसी को यह जानने का भी अधिकार नहीं था कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। अदालतों की भूमिका लगभग खत्म कर दी गई थी और न्याय की प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया था। यह कानून भारतीयों के लिए एक काले कानून की तरह था, जिसने उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को पूरी तरह छीन लिया। इस कानून के लागू होते ही पूरे भारत में गुस्से की आग भड़क उठी। लोग इसे अपनी आजादी पर सीधा हमला मान रहे थे। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रतीक बन गया था जो ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अन्याय को दर्शाता था। न कोई अपील, न कोई दलील और न ही किसी वकील का अधिकार। इसी गुस्से ने जन्म दिया एक ऐसे आंदोलन को जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया, रोलेट सत्याग्रह। स्वतंत्रता सेनानियों ने इस कानून को खुलकर चुनौती दी और इसे अन्याय का प्रतीक बताया। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वे शांतिपूर्ण तरीके से इस कानून का विरोध करें। इस आंदोलन को देश भर से जबरदस्त समर्थन मिला। राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। जगह जगह हड़तालें होने लगी, दुकानें बंद हो गईं, छात्र स्कूल कॉलेज छोड़कर सड़कों पर उतर आए और आम जनता ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पूरा देश एक आवाज में इस काले कानून के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार की बेचैनी भी बढ़ने लगी। खासकर पंजाब में हालात तेजी से बदलने लगे। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में एक विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग एक साथ शामिल हुए। ये एकता ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि उनका शासन फूट डालो और राज करो की नीति पर टिका हुआ था। इस बढ़ती एकता और विरोध को देखते हुए 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने 2 प्रमुख कांग्रेस नेताओं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। जब यह खबर फैली तो पूरे पंजाब में आक्रोश फैल गया। इसी बीच महात्मा गांधी ने खुद पंजाब जाने का फैसला किया, ताकि वे वहां की स्थिति को समझ सकें और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मार्गदर्शन दे सकें। लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह मंजूर नहीं था। जैसे ही गांधी पंजाब की ओर बढ़े, उन्हें पलवल रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी एक और चिंगारी बन गई, जिसने पूरे आंदोलन को और उग्र बना दिया। 10 अप्रैल 1919 को ही पंजाब में हालात अचानक बिगड़ गए। लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे और कुछ जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुईं। इन झड़पों के दौरान एक ब्रिटिश मिशनरी महिला मार्सेला शेरवुड की मौत हो गई। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को और सख्त कदम उठाने का बहाना दे दिया। अब उन्होंने फैसला किया कि पंजाब में पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करना होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कठोर कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। इसी के तहत जनरल रेजिनॉल्ड डायर को अमृतसर भेजा गया,
और पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब था अब कानून और अधिकार पूरी तरह सेना के हाथ में थे। लोगों की स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म हो गई। बिना अनुमति के बाहर निकलना मना था। सभाएं और जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर सख्त नजर रखी जाने लगी। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और सैनिक हर गली, हर सड़क पर तैनात कर दिए गए। डर और दहशत का माहौल पूरे पंजाब में फैल चुका था। लेकिन इन सख्त पाबंदियों के बावजूद लोगों के दिल में विरोध की आग बुझी नहीं। 13 अप्रैल 1919 का दिन आया, बैसाखी का पवित्र त्योहार। इस दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे तो कुछ इस काले कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर में ये शांतिपूर्ण सभा इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक में बदलने वाली है। लगभग 10 मिनट तक चली इस अंधाधुंध फायरिंग के बाद जब करीब 1650 गोलियां चलाई जा चुकी थीं, तब जाकर गोलियों की आवाज थमी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन खून से भीग चुकी थी और चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। लगभग 1000 लोग मारे जा चुके थे और 2000 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे। इन मृतकों में मासूम बच्चे, महिलाएं और पूरे परिवार शामिल थे जो सिर्फ बैसाखी मनाने या शांतिपूर्ण विरोध करने आए थे। जनरल रेजिनाल्ड डायर ने इस भयावह नरसंहार के बाद बिना किसी पछतावे के तुरंत वहां से निकल जाना ही सही समझा। लेकिन उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में उसने पूरे शहर की बिजली और पानी की सप्लाई तक बंद करवा दी, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। उस रात अमृतसर ने जो देखा वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अंधेरा, सन्नाटा और दर्द से भरी चीखें। हर तरफ बस मौत का साया था। परिवार अपने अपनों को ढूंढने के लिए जलियांवाला बाग की ओर भाग रहे थे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ लाशें मिल रही थीं। घायलों की हालत बेहद खराब थी। कोई कराह रहा था, कोई मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। पूरी रात किसी को भी चिकित्सा सहायता नहीं दी गई। उस दर्दनाक रात की कहानियां आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि हजारों टूटे हुए परिवारों की सच्चाई थी। इस भयावह घटना के बाद भी माइकल ओडायर और ब्रिटिश प्रशासन ने सच्चाई को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने इस नरसंहार को छोटा दिखाने के लिए मरने वालों की संख्या बहुत कम बताई, सिर्फ 379, जबकि असल आंकड़े इससे कहीं ज्यादा थे। प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई। टेलीग्राफ को नियंत्रित कर दिया गया ताकि यह खबर बाहर न जा सके। लेकिन सच्चाई को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे यह खबर पूरे भारत में फैल गई और लोगों के दिलों में गुस्से की आग और भड़क उठी। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए और यह घटना आजादी की लड़ाई का एक बड़ा मोड़ बन गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस नरसंहार की कड़ी आलोचना हुई। ब्रिटिश संसद में भी इस पर सवाल उठे और विंस्टन चर्चिल और एच एस्क्विथ जैसे नेताओं ने इसे एक भयानक और अमानवीय कृत्य बताया। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद पंजाब में ब्रिटिश प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा रहा। माइकल ओडायर ने खुलेआम जनरल रेजिनाल्ड डायर का समर्थन किया और दमन की नीति जारी रखी। पंजाब के अन्य हिस्सों में भी विरोध बढ़ने लगा, खासकर गुजरांवाला में, जहां प्रदर्शनकारियों पर और भी ज्यादा हिंसा की गई। यहां तक कि लोगों को डराने और कुचलने के लिए हवाई जहाजों का इस्तेमाल तक किया गया। लेकिन इस क्रूरता ने भारतीयों को डराने के बजाय उन्हें और मजबूत बना दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में एक नई जागरूकता आई। लोगों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए सम्मान और उपाधियों को ठुकराना शुरू कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी, ये कहते हुए कि वह ऐसे शासन के सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकते जो अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलाता है। महात्मा गांधी ने भी अपना काइजर ए हिंद सम्मान लौटा दिया और कई अन्य भारतीय अधिकारियों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। यह सिर्फ विरोध नहीं था, यह एक संदेश था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। जलियांवाला बाग का यह नरसंहार सिर्फ एक घटना नहीं था, यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया और आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी।